हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आईएएस पॉइंट की 25 अगस्त 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और आज भी काफ़ी कुछ डिस्कशन के लिए आज के इस आर्टिकल में दिए हुए हैं। काफ़ी कुछ आज के इस एस्पेक्ट में हमें देखने को मिलेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो बेसिकली आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारा जो आज का सबसे पहला आर्टिकल होगा वो है डीएनए बिल का मिसयूज फ्लैग ड्रॉप्ड रिपोर्ट। एक फ्लैग ड्रॉप्ड रिपोर्ट है जिसके अंतर्गत कुछ आशंकाएं जताई गई हैं डीएनए बिल की। तो बेसिकली इससे संबंधित आज दो प्रमुख आर्टिकल आए हुए हैं। पहली बात तो ये, और सेकंड आर्टिकल इसी न्यूज़पेपर में आया, और वो है ये पार्लियामेंट्री पैनल कॉल्स डीएनए बिल प्रीमेच्योर। तो इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया कि जो डीएनए बिल है वो प्रीमेच्योर है, असामयिक है। तो बेसिकली हमें देखिए, इन दोनों आर्टिकल्स को यदि हम कंबाइन कर दें, इन दोनों आर्टिकल को अगर जोड़ दें, तो हमें ओवरऑल ये समझना है सबसे पहली बात कि व्हाट इज़ डीएनए बिल। तो हम आज की सबसे पहले इस आर्टिकल से, दोनों आर्टिकल से मिला के समझेंगे कि डीएनए बिल क्या होता है। तो डीएनए बिल समझते हैं क्या होता है। तो डीएनए जो प्रौद्योगिकी विधेयक जो है, लगभग पिछले साल लगभग लोकसभा में पारित डाला गया था। इसके बाद वो लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन वो राज्यसभा में नहीं पारित हो पाया। इसके बाद फिर 9 जुलाई को फिर से लोकसभा में डाला गया, उसके बाद वहाँ पारित हुआ, फिर राज्यसभा में भी पारित होकर विधेयक बना। तो बेसिकली हम समझते हैं कि डीएनए बिल जो है ये किस लिए बनाया गया। तो हम 8 जुलाई और बात करें 8 जुलाई को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी 8 जुलाई 2019 की बात हो रही है कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2019 को लोकसभा में क्या किया था, पेश किया था। और यह विधेयक गुमशुदा व्यक्तियों की, इसका जो प्रमुख कार्य है इस विधेयक का, तो इसके अंतर्गत जो गुमशुदा व्यक्ति हैं, पीड़ित हैं, दोषी हैं, विचाराधीन कैदी हैं और अज्ञात कोई भी मृत व्यक्ति है, तो उनकी पहचान के लिए यह बेसिकली संबंधित है। और हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक डीएनए, प्रत्येक व्यक्ति का लगभग जो भी डीएनए होता है वो लगभग एक होता है। 99.9% केसेस में अलग होता है और 1% में चांसेस बहुत कम होते हैं, 0.1% में। जिससे कि डीएनए के भिन्न भिन्न क्रमों के आधार पर लोगों की पहचान कर उन्हें हम पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ डीएनए। तो डीएनए क्या होता है। हम जानते हैं कि जो हमारी बॉडी सिस्टम होती है, जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारा शरीर है, वो बेसिकली सेल्स से मिलकर बना हुआ है। और सेल्स में जो बेसिकली अगर बात करें तो इसमें जितने भी सेल्स होते हैं उसमें और हमारी बॉडी जो है सेल्स से बनी है। सेल्स में न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। और उन न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम में ही जो क्रोमोसोम का सेगमेंट होता है उसी को हम लोग डीएनए कहते हैं। यानी अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार फिर से आप रिकॉल करिए इस चीज़ को कि जो डीएनए है क्या होता है। पहली बात, पूरी बॉडी हमारी सेल से बनी है और उस सेल्स का पार्ट होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के अंदर जो होता है क्रोमोसोम होते हैं। क्या होता है? क्रोमोसोम। और उस क्रोमोसोम के सेगमेंट को ही हम लोग डीएनए कहते हैं। तो बेसिकली ये होता है डीएनए। तो डीएनए के आधार पे ही अगर मतलब कि बेहतरीन तरीके से जो तकनीक ये है, इसके द्वारा हम किसी भी घटना के अंतिम परिणाम तक बिल्कुल बेसिकली फैक्ट रूप से पहुँच सकते हैं। बात करें डीएनए प्रोफाइलिंग की, जब आप इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे डीएनए प्रोफाइलिंग और भी बहुत सारे वर्ड्स इसमें, और इसके पहले जो आर्टिकल है उसमें यूज हुआ। तो वो क्या होते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग? तो लार जैसे हो गया, जो होता है लार हो गया, बाल हो गया, ब्लड सैंपल्स हो गए, नेल्स हो गए, नाखून हो गए, आदि से किसी भी व्यक्ति की डीएनए निकाला जा सकता है, हम सभी जानते हैं। और इस विधेयक का जो प्राथमिक उद्देश्य ये है कि देश की जो न्याय प्रणाली है उसको मतलब कि न्याय प्रणाली को सहायता और मजबूती प्रदान करने के लिए ही बेसिकली अगर हम कह सकते हैं, तो इसका मतलब कि निर्माण किया गया है। तो उसको सहायता और मजबूती प्रदान करने के लिए डीएनए आधारित फॉरेंसिक प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग का विस्तार करना ही इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। और इसमें जो है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंकों की स्थापना होगी। तो हमें यहाँ पे एक वर्ड मिलता है डेटा बैंक। तो डेटा बैंक क्या है? यहाँ पे डेटा प्रोफाइलिंग आप देख रहे होंगे, और डेटा बैंक क्या है, तो ये बेसिकली हम समझते हैं कि डेटा बैंक क्या है। तो डेटा बैंक जो है उसके अंतर्गत जो विभिन्न पर्सन्स होंगे, उनके जो डेटा सैंपल्स होंगे उसमें कलेक्ट किए जाएंगे, जो कि यह मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं, यानी डेटा बैंक जो है मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा भेजे गए डीएनए प्रोफाइल्स का संग्रहण करेगा। और डेटा की विभिन्न श्रेणियों के लिए कुछ सूचकांकों जैसे अपराध स्थल सूचकांक, संदिग्ध सूचकांक और आदि का प्रबंधन करेगा। और इस प्रकार जो लापता व्यक्ति या कुछ भी है
उसके परिवारों को उनकी शारीरिक नमूनों के आधार पर उनके परिवार को सूचना दी जा सकेगी। और डीएनए प्रोफाइल और उनके उपयोग के रिकॉर्ड के संबंध में जो बेसिकली विश्वसनीयता बनाने की भी ज़रूरत है। तो ये बेसिकली हम समझ सकते हैं डेटा बैंक के बारे में। तो जो डेटा बैंक होगा क्षेत्रीय स्तर पे होगा और राष्ट्रीय स्तर पे होगा। तो उम्मीद है कि आपने डीएनए बिल से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट है उसको समझ लिया होगा। देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल की यदि हम बात करें तो वो हमारे एडिटोरियल पेज का ही पहला आर्टिकल है, जिसका नाम है बैक एंड फोर्थ, पाकिस्तान मस्ट फुलफिल इट्स FATF ऑब्लिगेशन बाय एक्टिंग अगेंस्ट टेररिस्ट। इसमें बेसिकली पूरी बात की जा रही है पाकिस्तान की। इस पूरे आर्टिकल में, आर्टिकल के स्टेटमेंट में बात की जाएगी पाकिस्तान की। तो इसमें पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि उसको मस्ट फुलफिल करना चाहिए क्या, जो ऑब्लिगेशन जो उसने कमिटमेंट किया था कि वो FATF की जो भी ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करेगा, फुलफिल करेगा। किसके लिए? अगेंस्ट टेररिस्ट। इसमें जो भी रूल्स हैं FATF में, उसके अंतर्गत जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटी है उसके अगेंस्ट वो एक्शन लेगा। तो यही बात की जा रही है। तो यदि हम बात करें कि अगर पाकिस्तान की, तो इसमें कई सारे स्टेटमेंट, जैसे कि कई सारे टेररिस्ट अभी हाल ही में दाऊद इब्राहिम जैसे, मतलब कि कुछ लोग चर्चा लगातार न्यूज़ में बनी हुई है। तो वही बात कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मूव्स टू टैकल टेररिस्ट ऑन इट्स सॉइल, particularly cross-border terrorism, have often been described as one step forward and one step back. When it comes to border support, terror group have enjoyed within the country. तो देखिए कुछ स्टेटमेंट ऑलरेडी विभिन्न प्रकार के देशों के द्वारा देखने को मिलता है कि जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं करना चाहता या जो भी है, तभी कह रहा है 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बैक। तो ये सब चीज़ें उसके संदर्भ में कही जा रही हैं। तो हमको देखिए बेसिकली समझना है कि व्हाट इज़ FATF। तो FATF क्या है, हम सबको मालूम है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी वित्तीय कार्रवाई कार्यदल। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में पिछले दिनों भी चर्चा कर चुके हैं और आज भी आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे कि जैसे कि अगर इसमें देखेंगे तो कई सारे टेररिस्ट एक्टिविटी जो जिसके अंदर पाया गया है, जिसके लेट्स ज़कीर रहमान लखवी और भी बहुत सारे लोगों हैं जिनको डिज़ाइन किया गया है, इनको मतलब कि चिन्हित किया गया कि इनको आप एड्रेस करें, इनको ये करें, उन पर विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करें। तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंतर्गत जो पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की भी जा रही है, तो उस कार्रवाई में वो बेसिकली वो पूर्ण रूप से श्रद्धावान या फिर अगर पूरी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से नहीं कर रहा है। अर्थात अगर उसकी लिस्ट देखें जिसके अंतर्गत वो कार्रवाई कर रहा है तो उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम ही नहीं है। तो ये भी एक क्वेश्चन राइज करता है। यानी हमें समझना है कि FATF क्या है। FATF एक अंतर सरकारी संस्था है जो काले धन को वैध बनाने, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस को रोकने से संबंधित नीतियां बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? FATF की। तो FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी वित्तीय कार्रवाई कार्यदल। तो ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने के लिए ही इसका मतलब कि गठन किया गया था। कब? 1989 में। 1989 में इसका गठन किया गया था। और इसका जो मुख्यालय की बात करें, सचिवालय की बात करें, तो वो है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस में, पेरिस में। और इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वो है 37। तो ये कुछ प्रमुख फैक्टर है FATF के बारे में, और बाकी जो स्टेटमेंट है उसको आप रीड कर सकते हैं और बेसिकली कई दिनों से न्यूज़ में बने हुए हैं। देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आर्टिकल में देख पा रहे होंगे कि हांगकांग रिपोर्ट फर्स्ट वायरस इन्फेक्शन। तो इसमें थोड़ा सा एक कंसर्न वाला टॉपिक आ गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि वायरस का री इन्फेक्शन भी देखने को मिल रहा है। पहला केस जो है वो है हांगकांग में देखने को मिला है। मतलब कि जैसे आप सभी जानते हैं कि जो अगर कोई भी पर्सन जो है कोविड-19 से इन्फेक्टेड था या कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, और जब वो रिकवर करता है तो उसके अंदर जो है एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। और उस एंटीबॉडी की वजह से अगर फिर वो अगर खुले में भी, जैसे मान लीजिए कि अगर उसके बाद उसको कोई मतलब कि डरने की बात नहीं रहेगी। अगर वो बिना मास्क के भी अगर घूमता है या फिर जो भी एक्टिविटी करता है तो उसको कोविड-19 से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। क्योंकि जब भी कोई कोविड-19 का अगेन वायरस उस पर अटैक करेगा या संपर्क में आएगा तो वो जो उसके अंदर ऑलरेडी डेवलप जो एंटीबॉडी है उससे लड़ेगी और उसको हटा देगी। तो ये बेसिकली अब तक हम सभी फैक्ट जानते थे। लेकिन हांगकांग में एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर ये कहा गया कि वायरस का री इन्फेक्शन भी हो रहा है। एक पर्सन थे जिनकी इस पूरे आर्टिकल में आप रीड करेंगे समझ में आएगा कि वे मतलब कि वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड थे और रिकवर किए। उसके बाद फिर दोबारा उन पर वायरस का री इन्फेक्शन भी हुआ। तो ये बेहतर अपने आप में कई क्वेश्चंस को राइज करता है। जैसे कि यदि हम बात करें, जो पहली रिपोर्ट थी हो सकता है वो निगेटिव ही रही हो, उसको पॉजिटिव दिखा दिया गया।
दूसरी बात हो सकता है कि सच में ऐसी बात हो कि वायरस का री इन्फेक्शन हो रहा है, तो अपने आप में जितने भी अब वैक्सीन डेवलप की जा रही हैं तो वो सब ही मतलब उनका जो एक्टिविटी है, जो उनकी फंक्शंस है वो बेकार हो जाएंगे। यानी अगर ये बातें सही रही तो वो सभी मतलब कि वैक्सीन को जो डेवलप किया जा रहा था वो बेकार हो सकती है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में यही बातें की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट को। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है वो बेसिकली हमारे एडिटोरियल पेज का ही सेकंड आर्टिकल है, जिसके अंतर्गत फिस्कल काउंसिल की बातें की गई है कि इंडिया डज नीड अ फिस्कल काउंसिल। तो इंडिया को क्या मतलब ज़रूरी हो सकता है कि मतलब कि फिस्कल काउंसिल को वो करे, ये फिर बात करें। तो हम देखिए, अगर बात करें फिस्कल काउंसिल की तो ये अपने आप में जो है राजकोषीय परिषद इसको हम कहते हैं। तो कोविड-19 के अंतर्गत हम सभी जानते हैं कि जो इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट जो है वो बेसिकली अपने आप में बहुत ही मतलब कि जर्जर अवस्था में ऑलरेडी आ चुका है, और इसके पहले भी ऑलरेडी वो थोड़ा गड़बड़ था। तो अगेन हम ये समझ सकते हैं कि जो फिस्कल काउंसिल है वो क्या है। हमें सबसे पहले ये समझेंगे कि व्हाट इज़ फिस्कल काउंसिल। तो इसको हम कहते हैं राजकोषीय परिषद। क्या कहते हैं? राजकोषीय परिषद, यानी स्वतंत्र राजकोषीय परिषद। और इसका जो गठन है वो बेसिकली 13वां तथा 14वां वित्त आयोग के अंतर्गत इसका मतलब कि गठन किया गया था। 13वें या 14वें वित्त आयोग के गठन के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। तो यानी कि 13वें में इसकी सिफारिश की गई थी, लेकिन वो कैंसिल हो गया, और 14वें में बेसिकली इसको मतलब कि इसके गठन की बातें बढ़ी। अब देखते हैं ये जो है, फिर बात करें फिस्कल काउंसिल की, तो यह जो केंद्र सरकार के राज्यों की राजकोषीय लक्ष्य पर निगरानी रखती है, परंतु इसके वित्तीय फैसलों का निरीक्षण कोई भी नहीं करता है। बात की जा रही है फिस्कल काउंसिल की, और यह जो है महालेखा परीक्षण, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, जो बजट प्रबंधन है उस अधिनियम की निगरानी बेसिकली ये करता है। और ये हाल ही में हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर थे, यानी कि पूर्व आरबीआई जो गवर्नर थे, कौन थे? मिस्टर सुब्बाराव के द्वारा इसकी मतलब स्थापना की आवश्यकता के संबंध में विचार व्यक्त किए गए थे। जो पूर्व आरबीआई गवर्नर थे उनके द्वारा बेसिकली इसकी बात की गई थी, इसकी स्थापना की आवश्यकता की बात की गई थी। और यह मूल रूप से एक अस्थायी एजेंसी, अगर बात करें फिस्कल काउंसिल की, तो जिसमें सरकार के राजकोषीय योजना एवं आर्थिक स्थितियां संबंधी मापदंडों के संबंध में किए गए अनुमानों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने का जनादेश प्राप्त है। और यह सरकार के राजकोषीय रुख का स्वतंत्र और विशेषज्ञतापूर्ण मूल्यांकन करेगी, जिसे संसद की सूचित बहस में भी मदद मिलेगी। बात करें फिस्कल काउंसिल के फंक्शन की, यानी इसके कार्यों की, तो क्या होता है उसको समझते हैं। तो यह बहुवर्षीय राजकोषीय अनुमान और राजकोषीय स्थिरता का विश्लेषण तैयार करती है, और केंद्र सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन का भी स्वतंत्र मूल्यांकन करती है, और राजकोषीय नियमों का भी अनुपालन करती है। बात करें इसकी, तो राजकोषीय आंकड़ों की गुणवत्ता एवं सुधार हेतु आवश्यक कदम भी इसके द्वारा उठाया जाता है, और सार्वजनिक रूप से जारी हेतु एक वार्षिक जो है राजकोषीय रणनीति रिपोर्ट भी तैयार की जाती है फिस्कल काउंसिल के द्वारा। तो ये सभी जानकारी रही फिस्कल काउंसिल के अंतर्गत। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस पर बार बार गिरावट हो रही है, टैक्स पेयर्स भी कम हो रहे हैं। तो बेसिकली इन्हीं सब डाटाज का यूज़ इस पूरे आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। तो इसका आप रीड कर सकते हैं और तैयार भी कर सकते हैं। देखते हैं आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को। यदि बात करें आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन की, तो वो हमारा बेसिकली इस पे होगा कि आप सभी डीएनए बिल पर लिखेंगे 150 वर्ड्स में कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट जो डीएनए बिल है, उसके संबंधित सभी एस्पेक्ट को आप डिनोट करने का प्रयास करेंगे। तो डीएनए बिल पे आप बेसिकली सारे एस्पेक्ट को लिखने का प्रयास करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स टू ऑल।